हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग मैथ का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से प्रश्न आता है, सिर्फ डिजिट चेंज रहता है दोस्तों। और क्वेश्चन भी हम इसी प्रकार से लिखे हैं, क्योंकि इसी टाइप से आपके प्रश्न जो रहेगा उसका प्रश्न जो रहता है आपका, उसमें इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है चर और बारंबारता। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चर और बारंबारता, और इसका हमें माध्य ज्ञात करना है दोस्तों। ज्यादातर आपका यह क्वेश्चन जो है यह 2 मार्क्स में आता है, ज्यादातर नहीं 2 मार्क्स में भी आता है। जब कभी भी यदि एक चीज को निकालना रहेगा, या तो माध्य निकालना रहे या सिर्फ माध्यिका निकालना रहे, बहुलक निकालना रहे, तो यह 2 मार्क्स में आएगा। जब बहुलक निकालना रहता है तब तो एकदम ही आसान है, ठीक है दोस्तों। तो सवाल आपका चर और बारंबारता में दिया हुआ है और इसका माध्य ज्ञात करना है, बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि थोड़ा सीधा करके लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा, प्रश्न आपका जो पेपर रहेगा उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, और चर और बारंबारता दिया रहेगा, आपको माध्य ज्ञात करना रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सीधा करके लिख लेते हैं। तो सीधा लिख लीजिए, चर है तो चर कर लीजिए, और बारंबारता है तो बारंबारता। थोड़ा बनाने में सुविधा होता है ऐसे में। तो चर में आपका कितना कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और कितना है आपका 10 है। बारंबारता कितना है, 6, 4, 9, 6, 13, 11, ये आपका बारंबारता है दोस्तों। और आपको माध्य ज्ञात करना है। और आपको पता है, हम जानते हैं कि जब कभी भी सवाल चर और बारंबारता में रहता है, जब कभी भी सवाल चर और बारंबारता में रहता है दोस्तों, तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्य बराबर, इसका सूत्र होता है चर गुना बारंबारता, चर गुना बारंबारता का योग, चर गुना बारंबारता का योग बटे बारंबारता का योग, चर गुना बारंबारता का योग बटे बारंबारता का योग, ये आपका सूत्र है। अब आप इसी से अनुमान लगाइए कि आपको क्या चाहिए। तो व्हाट वी हैव, आई हैव चर एंड बारंबारता। हमारे पास क्या है, चर है और बारंबारता है दोस्तों। तो हमें क्या चाहिए, चर गुना बारंबारता चाहिए, और उसके बाद उसका योग चाहिए, यानी कि जोड़ चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें चर गुना बारंबारता ज्ञात करना होगा दोस्तों। तो चर गुना बारंबारता हम पहले निकाल लेंगे, चर गुना बारंबारता हम दोस्तों निकाल लेंगे पहले। बोलिए कोई दिक्कत है आपको यह निकालने में? चर गुना बारंबारता निकाल लेंगे। तो चर गुना बारंबारता कैसे निकला, तो सामने वाला का सामने वाला से मल्टीप्लाई कीजिए, जो सामने वाला है उसका सामने वाला से गुना कीजिए और लिखिए। तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 3 चौका 12, 4 नामा 36, 5 छक्के 30, और 13 छक्के कितना हो जाएगा, बोलिए तो 13 पंचे 65, 13 छक 78, और 11 दाही कितना हो जाएगा आपका 110। ये आपका हो गया चर गुने बारंबारता। लेकिन क्या हमें सिर्फ चर गुने बारंबारता ही चाहिए? जी नहीं, चर गुने बारंबारता का योग चाहिए, यानी इसका जोड़ चाहिए हमें, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि चर गुना बारंबारता का योग। तो चर गुना बारंबारता का योग, तो इसको सबको जोड़ लीजिए, आपके कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 8, 6, 14, 2, 16, 2, 18 का हो जाएगा 8 आपका हासिल 1, तो 1, 1, 2, 7, 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16 और 1, 17 का 7 हासिल कितना हो जाएगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि यह जोड़ के आपका कितना हो जाएगा 278। बोलिए समझ में आ रहा है? यह जोड़ के आपका कितना हो जाएगा 278 हो जाएगा। और जब आप देखिए नीचे में और क्या चाहिए आपको, तो आपको और चाहिए बारंबारता का योग। तो बारंबारता का योग, तो बारंबारता को जोड़ लीजिए, इसको हम लोग n भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 3, 14, 10, 24, 36, 39, 41, 3, 43 और 6 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। एक बार आप और जोड़ लीजिए, तो 6, 4, 10, 9, 19, 19, 6, 25, 25, 3, 28, 10, 38, 38 से 39, 49, आपका बारंबारता का योग कितना हो जाता है 49 हो जाता है। और जब आप इसे ऐड कीजिएगा चर गुने बारंबारता का योग, तो आपका यह आ जाएगा 278, 278 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 278 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको सही से लिख लीजिए 278। अब डायरेक्ट सूत्र पे ले आइए, तो वही हमारा माध्य हो जाएगा। तो बोलिए कि माध्य हमारा कितना हो जाएगा, चर गुने बारंबारता का योग कितना आया है 278, तो 278 बटे बारंबारता का योग कितना है 49, तो 49। अब आप यह देखिए कि क्या यह किसी संख्या से कटने वाला है, क्या यह किसी संख्या से कटेगा? यदि कटने वाला है तो ठीक है, नहीं कटने वाला है तो दशमलव में जितना आ रहा है भाग देखिए वह आप लिख लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जब आप भाग दीजिएगा 278 में 49 से, तो कितना आएगा बोलिए, देखिए तो 7 से कट रहेगा, तो 7 या 21, 6 हो जाएगा इधर, 7 नमा 3 नहीं कटा, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 से भी नहीं कटा, तो डायरेक्ट आप भाग दीजिए। भाग देने के बाद यहाँ पे जो भी आए है आपका, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। दशमलव के बाद आप 1 अंक लिखिए, यह आपका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा दोस्तों। तो यदि माध्य पूछे तो इस प्रकार से आप बनाइए, आपका 2 का 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग माध्यिका ज्ञात करके देखते हैं कि माध्यिका कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए दोस्तों, देखिए अब दूसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है, इस प्रकार से भी आपका प्रश्न आता है। जरूरी नहीं है कि आपका विषम संख्या भी आए, सम संख्या भी आ सकता है, भाज्य संख्या भी आ सकता है, अभाज्य संख्या भी आ सकता है। सिर्फ आपको इस कंसेप्ट को समझना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या का हमें योगफल निकालना है। तो यह क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है, क्योंकि जब आप इसके भाषा को आप यहाँ पे जो व्यक्त कीजिएगा तो वह समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बन जाएगा। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो विषम संख्या हम लोग किसे कहते हैं बताइए? विषम संख्या हम लोग उसे कहते हैं जिस संख्या में 2 से भाग ना लगे, उसको बोलते हैं विषम। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन हो सकता है यह बताइए? एक होगा ऑफ कोर्स होगा। एक में 2 से भाग लगेगा पूरा नहीं लगा तो एक भी होगा। 2 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 में 2 से भाग लग जाएगा तो वह सम संख्या है। तो फिर कितना होगा? 3 होगा। 4 होगा? नहीं होगा। कितना होगा? 5 होगा। 6 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 में हम 2 से भाग देंगे तो पूरा भाग लग जाएगा, तो 6 नहीं होगा। 7 होगा? होगा ऑफ कोर्स होगा। तो 1 3 5 6 ऐसे कर करके ऐसे करते जाइए। अब देखिए 48 होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो 2 से भाग लगेगा तो वह तो सम संख्या है। तो 49 होगा, और 50 तो होगा ही नहीं। अब वैसे भी 0 और 50 के बीच बोला है, यह आप याद रखिएगा, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो इसी प्रकार से आपका एगो श्रेणी बन जाएगा। जब इसे आप व्यक्त कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? आपका श्रेणी बन जाएगा। ठीक है, तो यह श्रेणी आपका बन गया। अब इसका आपको योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल वाला सूत्र याद है ना आपको? Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, यह सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, तो उसमें तो हमें n चाहिए, लेकिन यहाँ पे n हमें पता नहीं है अभी कि इसमें कितना पद है। n यानी कि इसमें पद कितना है यह अभी हमें नहीं मालूम है। मालूम क्या है हमें? इसमें हमें प्रथम पद पता है कि प्रथम पद कितना है। प्रथम पद यानी कि a पता है हमें। तो प्रथम पद यानी कितना है? a, पहला पद 1 है। और सार्व अंतर भी हमें पता है। क्या पता है? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कितना है यानी कि d कितना है आपके पास बोलिए? तो अगला पद में से पिछला पद को घटाइए, तो 3 में से 1 घटेगा, 3 - 1, यानी कि सार्व अंतर आपका कितना है? 2 है। हमें पता यह नहीं है कि इसमें पद कितना है, यानी कि n हमें पता नहीं है। n पहले पता कर लेंगे और n मालूम करने के बाद हम दोस्तों Sn निकाल देंगे। मूल बात क्या है हमें कि Sn ज्ञात करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो n कैसे निकलेगा? तो Tn वाला एक सूत्र लगा लीजिए। तो देखिए, तो Tn बराबर क्या होता है दोस्तों? सूत्र Tn बराबर होता है a + n - 1 × d। तो 2n यानी कि आखिरी पद आपका कितना है? 49 है, तो यहाँ पे 49 कर लीजिए। और एक कितना है? प्रथम पद आपका 1 है, तो 1 + n - 1, तो n तो हमें ज्ञात ही करना है। तो n - 1 × d, सार्व अंतर कितना है? 2 आया है। अब इसे आप सीधा से लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1 + n का 2 से गुना कीजिएगा तो 2n, और प्लस गुना माइनस 2 बराबर कितना है? यह 49 है। सीधा हम कर दिए है। ठीक है, अब देखिए -2 में से +1 गया, तो यह 2n - 1 बराबर कितना होगा? 49। अब देखिए कि 2n बराबर है 49, ठीक है, -1, तो 2n बराबर हमारा कितना हो गया? 48। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 48/2, यानी कि कट के हमारा, चलिए तो कितना हो जाएगा? यह हमारा 24 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यह उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा? हमारा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पे भी यह 50 होगा, तो 50 2 से कट जाएगा, कितना मरतबा है आपका? 25 मरतबा। यानी कि n आपका कितना आ गया बोलिए? n कितना निकल गया? 25 निकल गया। अब हम Sn आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम Sn एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो Sn यानी कि योगफल वाला सूत्र। अब हमें पता चल गया कि यह जो श्रेणी है इसमें कितना पद है। तो पदों का संख्या है इसमें कितना? 25 है। n कितना है? 25 है। अब पद पता चल गया तो इसका हम योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि योगफल निकालना है तो यहाँ पे बीच में हम क्या करेंगे? प्लस दे देंगे। क्या करेंगे? बीच में प्लस दे देंगे। योगफल नाम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? प्लस दे देंगे। ठीक है, अब सूत्र लगाइए। Sn बराबर, तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। यही सूत्र है दोस्तों योगफल का। ठीक है, अब इस पे आप बैठाइए। तो n/2, तो n आपका कितना आया है? 25। n कितना आया है? 25। तो कितना आ जाएगा आपका? 25/2 × 2a, तो 2 गुने, और a कितना है? पहला पद 1 है, + n - 1, तो 25 - 1 × d, सार्व अंतर कितना है हमारा? 2 है। कैलकुलेट कीजिए, तो 25/2 × 2 का 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ये, + 25 में से जाएगा 24। यहाँ पे कितना होगा आपका? 24, और 24 गुना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 48 हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो 25/2 गुना 48 और 2 50, 2 से 50 गया, कितना होता है? 25 मरतबे। अब हो गया यह 25 गुना 25, 25 गुना 25, तो यह गुना करेगा कितना हो जाएगा? 425। यानी कि 1 से लेके 49 तक में जितना भी संख्या है उस सबको यदि आप जोड़िएगा, जैसे 1 3 1 4 4 5 9 9 7 16 ऐसे करके जोड़ते जाइएगा, तो वह जोड़ के कितना आएगा? 625 आएगा। कितना आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों Sn। ठीक है, बोलिए, निकाल लीजिएगा। समझ में आ गया? निकाल लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर
365 एवं 12,450, 12,450 का दोस्तों मौसम ज्ञात करना है। तो मौसम ज्ञात करना तो सबको आता है। यही सवाल यदि हम ऐसे दे दे कि 365 और 12,450 का मौसम ज्ञात करो, लगभग 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 99% बच्चा होगा जो इस क्वेश्चन को हल कर लेगा। 99% क्लास 10 का स्टूडेंट इसे बना लेगा मौसम ज्ञात करना। लेकिन यही सवाल क्या है, एगो नियम है एल्गोरिथम का, उससे बनाना है आपको। बनाना ऐसे ही है, बस इसे क्या करना है, उस पर सजा देना है। जैसे आप चाय बनाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, गर्म करते हैं, उसे खौलाते हैं, पकाते हैं। तो यही बात आपको क्या करना है, भाषा में लिखना है। नियम बनाना हो कि चाय बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आप क्या लिखते हैं कि सबसे पहले आग पे टोपिया डालिए, फिर उसमें दूध डालिए, फिर थोड़ा उसे गर्म होने दीजिए, उसके बाद चाय पत्ती डाल दीजिए, और उसके बाद उतारने वक्त में थोड़ा देर पहले चीनी डाल दीजिए, बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ भी मौसम ऐसे ही बनाना ऐसे ही है, लेकिन एक नियम पे इसे दोस्तों क्या करना है, सजा देना। अब नियम क्या है, वह यह देखिए। तो यूक्लिड के विभाजन का नियम है दोस्तों, नियम यह है कि देखिए, भाग लेमा से, भाग लेमा, इसे हम भाग लेमा भी बोल सकते हैं। भाग लेमा से हम, यह आप लिखना पड़ेगा आपको, जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। नहीं समझ में आया, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। यह क्या है, यह समझिए। यह आप जरूर जानते होंगे कि भाज्य बराबर होता है, आपको रेड पेन का उपयोग नहीं करना है एग्जाम में, हम लिख दे रहे हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यह तो आप जानते हैं कि यह भी नहीं जानते हैं। अब सुनिए, बता रहे हैं यह क्या है। सब जैसे आपको हम एक भाग दे दे कि आप 4 से भाग दीजिए, 4 में और 16 में, तो 2 को बच्चा इस भाग को हल करेगा। 4 1 4 गया 16, 4 चौका 16 गया। एक बच्चा और इसी क्वेश्चन को हल करेगा, 4 और 16 का भाग, तो 4 1 4 गया 16, तो 0, 4 चौका 16, सही है। अब दोनों बच्चा में मार हो गया कि मेरा सही है तो मेरा सही है, क्योंकि अभी भी कह रहे हैं गारंटी, आप भी ऐसे कितना बच्चा होंगे जिसे यह पता नहीं होगा कि 2 संख्या उतरता है तो यहाँ पे 0 पड़ता है। लेकिन दोनों बच्चा में खूब मार हो गया कि मेरा सही है तो मेरा सही है, अमर सर जी ई बतने है तो अमर सर जी ई बतने है, दोनों सही है। तो यदि आपको इसको सिद्ध करना है कि यह सही है कि गलत, तो उसके लिए यह नियम है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, a बराबर b प्लस r। अब देखिए कैसे, तो किसका भाग सही है, तो देखिए 416 बराबर क्या है, भाजक गुने भागफल, तो 4 गुने 14, 4 गुना 14, और शेषफल है 0, तो 0, तो 416 बराबर आया कितना, 56, यानी कि यह गलत है। लेकिन जब आप इस भाग को बनाइएगा तो देखिए यहीं पे आप 416 बराबर 4 गुना 104 प्लस 0, तो 416 बराबर ही हो जाएगा 416, यानी इसका भाग सही है। समझ रहे हैं ना, तो यही नियम है। इस पे आपको क्या करना है, इसको सजाना है इस मौसम को दोस्तों। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, आशा करते हैं यार कितना बचा, तो अभी यह नियम भी जाना होगा 0 देने वाला, ठीक है ना। तो बनाता है कितना बचा इस प्रकार से भाग। देखते हैं कोचिंग में बहुत सारा बच्चा रहता है जो जिद भी कर लेगा, कहीं और से स्टूडेंट आया था, बोलता नहीं सर जी हमारे सर देना है, बताने चले भाग। कितना बच्चा जिद भी करने लगता है इस बात पे, लेकिन समझिए इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यह मौसम हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे इसको बताइए। तो 365 से पहले हम क्या करते हैं, 12,450 में भाग देते हैं। तो पहले तो इतना में नहीं दे पाएंगे, तो 1245 में भाग देते हैं। तो कितना मरतबे भाग लगेगा बताइए, 365 से आप भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे लगेगा बोलिए। तो पहले तो आप 3 मरतबे लगाइएगा, तो 365 गुना 3, 365 गुना 3। तो जब आप इसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 का 5 हासिल 1 6 18 19 के 9 हासिल 3 3 9 1095। कितना होगा 1095। कितना मरतबे आप लगाए, 3 मरतबे, तो यह आया 1095। अब इसे आप घटाइए तो कितना होगा 0। अब देखिए 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 14 में से 9 गया तो 5, 1 है तो 1, यह गया तो कितना बच गया 100, कितना बच जाएगा, सॉरी यहाँ 5 में से 5 गया, कितना बचेगा 0, और 4 में से 9 नहीं गया, 14 में से 9 गया तो 5, 1 है तो 1 ही बचेगा, यह 1 गया 150। हमारा कितना बच गया बोलिए, 150 बच गया। अब 150 ही नहीं बचा, एक 0 भी बचा है तो इसे भी आप उतार लीजिए। तो यह कितना हो गया 1500। अब लगाइए कितना मरतबे लगाइएगा, तो यह लगेगा आपका 4 मरतबे। तो 365 से 4 मरतबे लगाइएगा, तो 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 3 चौका 12 2 14, कितना हो जाता है 1460। कितना हो गया 1460। अब इसे घटाइएगा तो कितना बचेगा 40। कितना बचेगा आपका 40। अब 365 का आप गुना किए 3 से, तो शेष कितना बचा 40। इसी को तो यहाँ पे सजाना है। तो कितना में आप भाग दिए हैं, 12,450 में, तो 12,450 कितना से 365 से, कितना मरतबे लगा, तो 34 मरतबे लगा है। कितना मरतबे लगा है 34 मरतबे, तो 34। अब शेषफल आपका कितना बच गया 40। बोलिए कोई दिक्कत है आपको, समझ रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि अब क्या करना है कि अब हम क्या करते हैं, महत्तम बनाते हैं, तो यह बताइए। तो अब हम महत्तम बनाते हैं तो यह करते हैं कि ऐसे घेर के आप भाग देते हैं कितना 365 में।
तो जब आप 40 से अब 365 में भाग दीजिए, कितना में दे रहा है 365 में, तो इसको इस साइड अब ले आइए 365 को। तो जब आप 40 से 365 में भाग देते हैं तो 4 नामा 36, 360, कितना बच जाता है शेषफल 5। तो 40 गुना 9, 40 गुना 9 और प्लस शेषफल कितना बच गया 5। अब आप क्या कीजिएगा बताइए, तो आप 5 से आप भाग दीजिएगा 40 में, 5 अठे 40 गया शेषफल। यह क्रिया कब तक चलता है, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो जब आप 40 में भाग दीजिएगा कितना से 5 से, तो 5 गुना 8 अपना शेषफल कितना बच जाता है 0। तो इसी प्रकार से बनता है। अब देखिए शेषफल यहाँ पे 0 आ गया, तो आपसे पूछेगा कोई कि मौसा कितना है, तो क्या कहिएगा 5। तो उसी प्रकार से यहाँ भी मौसा कितना है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा HCF बराबर 5 और आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा इतना करने के बाद। बोलिए समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वृत्त से एक प्रश्न है। वृत्त वाला भी रहता है, अर्धवृत्त वाला भी रहता है। यहाँ पे हम अर्धवृत्त का लिए हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या है, यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास है 14 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमसे पूछ रहा है। तो देखिए एक खेत है और वह कैसन है, अर्धवृत्ताकार है, ऐसा इस टाइप से वो खेत है, अर्धवृत्ताकार एक खेत है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से एक खेत है और इसका व्यास कितना है 14 सेमी है। यह कितना है 14 सेमी है। एक खेत है उसका व्यास कितना है 14 सेमी, एक अर्धवृत्ताकार खेत है उसका व्यास कितना है 14 सेमी। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितना एरिया है यह। तो एक बात बताइए, जब कभी भी वृत्त रहता है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यह चूंकि अर्धवृत्त है, अर्धवृत्ताकार है, आधा है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। सिंपल है। तो आप पहले यह लिख लीजिए, प्रश्न से, प्रश्न से क्या, तो अर्धवृत्ताकार खेत का, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास यानी कि डी बराबर कितना है 14 सेमी। कितना है 14 सेमी। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा आर बराबर, बोलिए तो डी 14 है तो आर कितना हो जाता है डी बाई 2, यानी कि 14 बटा 2 कट के कितना होगा 7, यानी कि इस खेत का त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहीं पे आपको बता दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सूत्र पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो देखिए यहाँ पे, तो पाई का मान कितना 22 बटा 7 गुने आर स्क्वायर, तो कितना है 7, तो 7 गुना 7 बटा 2, एगो 7 से एगो 7 गया, तो 22 सत्ते 154 बटा 2। अब काटिए तो 2 सत्ते 14, एक जाएगा 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 77। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। तो यह जो अर्धवृत्ताकार खेत है जिसका व्यास 14 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बोलिए 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्या आपसे निकल जाएगा, और इतना ही बनाना है और आपका 2 मार्क्स फिक्स है, निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम 2-2 क्वेश्चन ले लिए हैं, एक आपका 5वां नंबर है और एक 6 नंबर है। जितना भी प्रश्न ले रहे हैं इसमें सब 2-2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, झूठ नहीं कहेंगे कि 5 मार्क्स का, ठीक है। सब हम 2 मार्क्स वाला ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी घन का विकर्ण दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर और उसका हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे जब कभी भी मेंसुरेशन का सवाल हो क्षेत्रमिति का, तो चित्र आप जरूर बना लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए घन दिया हुआ है तो घन का आप एक चित्र ड्रॉ कर लीजिए, अच्छा रहता है, ठीक है। एक घन का चित्र बना लीजिए, एक घन का चित्र बना लीजिएगा ऐसे, जैसे देखिए कैसे बना रहे हैं वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलिए बना लिया। अब देखिए प्रश्न से लिख लेंगे, प्रश्न से घन का क्या दिया हुआ है विकर्ण, तो लिख लेते हैं घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण कितना है, घन का विकर्ण है दोस्तों 9√3 सेंटीमीटर, ठीक है। घन का विकर्ण कितना है 9√3 सेंटीमीटर। अब सुनिए हमें क्या ज्ञात करना है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब गौर कीजिएगा दोस्तों कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सोचिए कि दिया तो हुआ है विकर्ण, लेकिन चाहिए आपको क्या भुजा, तब ये जाके निकलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये आप बताइए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, भुजा निकालना पड़ेगा। तो पहले आप क्या कीजिए, भुजा ज्ञात कर लीजिए, कहां से, विकर्ण से। तो घन का विकर्ण दिया हुआ है 9√3, तो पहले घन का भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन के भुजा का सूत्र होता है घन का भुजा बराबर विकर्ण बट्टा √3। तो विकर्ण आपका कितना दिया हुआ है 9√3 बट्टा रूट सूत्र वाला 3, √3 से √3 गया था, कितना बच गया 9, यानी कि भुजा आपका कितना निकल गया 9।
भुजा कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब आप निकाल सकते हैं घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखिए कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है सूत्र, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो देखिए तो क्या हो जाएगा 6 गुना, और भुजा कितना है 9 रूट, भुजा कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर। तो 6 गुना 9 का स्क्वायर, 9 9 81। अब 81 का आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 6 48, 480, अच्छा 486, कितना आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इतना ही बनाने के बाद आपका इसका 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा परमानेंट। क्या आपसे बन जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, बोल दीजिए कि यस सर यदि बन जाएगा तो। इसी प्रकार से आपको बनाना है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक बेलन बना लीजिए। क्या बोल रहे हैं कि मेंसुरेशन का जब कभी भी सवाल है तो चित्र आप ड्रॉ कर ही लीजिए, ठीक है। एक चित्र बना लिए। अब देखिए तो इसके आधार का व्यास दिया हुआ है कितना, 42 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यह सब आप लिख लीजिए, ठीक है, तभी जाके आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से बेलन के आधार का व्यास बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर। लेकिन क्या हमें व्यास चाहिए, नहीं, हमें चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना होगा बोलिए, त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या दोस्तों r बराबर सूत्र होता है d/2। तो कितना है 42, तो 42/2 कट के कितना होगा आपका 21, यानी कि त्रिज्या आपका कितना निकल गया 21। अब बताइए कि ऊंचाई दिया हुआ है और बेलन का, तो यह भी लिख लीजिए, बेलन का ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आपको निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का क्या ज्ञात करना है आपको, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों। अब बताइए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है, जरूर याद होगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बोलिए तो जल्दी से। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, 2πr × r+h। क्या यही सूत्र होता है बोलिए, जल्दी से कर बोल दीजिए, सही है तो यस सर कमेंट कर दीजिए, सही है क्या, यही होता है, जी सर यही होता है, ठीक ठीक। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए तो सही है सूत्र, जी सर सही है, ठीक है। चलिए तो अब बैठाइए इसमें, तो 2 गुना पाई का मान कितना 22/7 गुना आर कितना 7, आर कितना सॉरी आर आपका कितना आया है 21 आया है, कितना आया है 21 इंटू 21 प्लस एच कितना है 10 है, 2πr × r+h। चलिए तो देखिए तो 7 या 21 तो कितना आ जाएगा 22 गुना 44 गुना 3 इंटू 21 10 31। तो 44 का आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा बोलिए, 4 तिया 12 का 2 हासिल 4 तिया 12 1 13 132। तो 132 गुना 31, यह दोनों जो गुना करके आएगा आपका कितना आएगा बोलिए तो, गुना करके इस दोनों को आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4092 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इतना बनाने के बाद इसका भी 2 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा, 2 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो थोड़ा भी आपको नॉलेजफुल लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।